यस सर। ओके, सामने स्क्रीन शेयर करी मैंने अबाउट फंगल डिजीजेस। बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गया, अब फंगल की बारी है। तो आई होप आप लोग नोट कर रहे होगे सब। फंगल डिजीजेस, डर्मेटोफाइटोसिस इसको कहते हैं हम लोग, और रिंगवर्म एक दूसरा नाम दे सकते हैं। फंगस जो इन्वॉल्व है उसको डर्मेटोफाइट्स कहेंगे, और ये जो डर्मेटोफाइट है इसमें 3 जेनेरा हैं। There are 3 genera in it. One is Trichophyton, Microsporum, and Epidermophyton. There are 3 genera in it. ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? रिंग वर्म डिजीज। अब रिंग वर्म कोई वर्म नहीं है। Ringworm is not a worm. Ringworm is a fungal disease. It is not a worm. ये कोई राउंड वर्म नहीं है, ये कोई टेप वर्म नहीं है, ये एक फंगल डिजीज है। तो सर कौन है? सर किसके बारे में बता रहे हैं? रिंग वर्म। रिंग वर्म के बारे में। रिंग वर्म फंगल डिजीज, रिंग वर्म। तीन प्रकार की है, 3 जेनेरा हैं जो कॉज कर रहे हैं रिंगवर्म को। एपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरम एंड ट्राइकोफाइटन। रिंगवर्म के सिम्टम्स क्या हैं? फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है। सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स हैं ड्राई स्केली लेजन्स ऑन स्किन, with intense itching, ये सिम्टम्स हुए। These are the symptoms.
फंगल इन्फेक्शन में यही होता है, स्किन के ऊपर, स्किन का इन्फेक्शन है ये। अब इसमें जो 3 जेनरा मैंने बताए हैं, उन जेनरा में जो ट्राइकोफाइटन पहला वाला है वो स्किन को अफेक्ट करता है, हेयर को अफेक्ट करता है, नेल्स को अफेक्ट करता है। लेकिन जो माइक्रोस्पोरम है दूसरा वाला, वो स्किन को अफेक्ट करता है, हेयर को इन्फेक्ट करता है। एपिडर्मोफाइटन जो है वो स्किन को अफेक्ट करता है और नेल्स को अफेक्ट करता है। तीनों के तीनों जेनरा जो हैं वो फंगल इन्फेक्शन कॉज करते हैं। कैसे स्प्रेड होगा फंगल इन्फेक्शन? कैसे स्प्रेड होगा? टाल से, कपड़ों से, सॉइल से, इन सब से फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। सॉइल से फंगस लग सकती है, किसी के इन्फेक्टेड क्लोथ से फंगस लग सकती है। रिक्वायरमेंट क्या? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द fungus to grow? The requirement of the fungus is heat, moisture. हीट और मॉइस्चर, गर्मी और जब मॉइस्चर मिलेगा तब ये फंगस ग्रो करता है। और डिजीज का नाम तुमको मैंने बता दिया, डिजीज का नाम है रिंगवर्म। डिजीज का नाम है रिंगवर्म। ठीक है। अब ये रिंगवर्म जो है ये भी टाइप्स के हैं, इसके भी टाइप्स। जैसे एक टाइप है टीनिया पेडिस, वन ऑफ द टाइप इज टीनिया पेडिस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एथलीट्स फुट। पीडा माने क्या? फुट। पीडा माने फुट। पीडा का मतलब फुट है। तो फुट में हो गया इन्फेक्शन। अब एथलीट है, सारा दिन शूज पहन के रहता है, तो उसके फिंगर्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं भाई, सीधी सी बात। उसको एथलीट्स फुट बोला गया है। फिर एक है हमने टीनिया कैपिटिस। अब कैपिटिस तुम कैसे याद करोगे? कैपिटिस याद रखो कैप से, कैप से, कि कैप जो है, इस कैप से हम इसको लर्न कर सकते हैं कि स्कैल्प के ऊपर इन्फेक्शन हो सकता है। स्कैल्प के ऊपर इन्फेक्शन हो सकता है ना? तो स्कैल्प के ऊपर अगर इन्फेक्शन होगा, तो स्कैल्प के ऊपर इन्फेक्शन हो गया, इसको बोलेंगे टीनिया कैपिटिस।
ऐसे ही टीनिया क्रूरिस है, क्रूरिस। ये जो क्रूरिस है ये ग्रोइन का इन्फेक्शन है, ग्रोइन और पेरिनियम का इन्फेक्शन है। ये जो क्रूरिस है वो ग्रोइन और पेरिनियम का इन्फेक्शन है। आई होप पेरिनियम सबको याद होगा। पेरिनियम याद है किसी को? Yes, sir. It space between vulva and anus. Or कौन बोला? bottom. Who said? कौन बोल रहा था? धनंजय? राना, 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 वेरी गुड। तो राना, ये टीनिया पेडिस पॉजिटिव एजेंट का नाम है या बीमारी का नाम है? टीनिया पेडिस, टीनिया कैपिटिस, ये पॉजिटिव एजेंट का नाम है या बीमारी का नाम है राना? पॉजिटिव एजेंट। बस यहीं पे गड़बड़ हो गई। ये रिंग वर्म का नाम है। अरे ये कॉसिव एजेंट का नाम नहीं है, गलत। ये रिंग वर्म के टाइप्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको। मैं आपको रिंग वर्म के टाइप्स पढ़ा रहा हूं, बीमारी के प्रकार पढ़ा रहा हूं। इज दैट क्लियर अंकुर पल? यस सर। तो टीनिया क्रूरिस इज रिंग वर्म विद ग्रोइन एंड पेरिनियम। राना बिल्कुल ठीक कहा था। टीनिया क्रूरिस के लिए एक और नाम यूज कर लेते हैं। लेट्स यूज वन मोर नेम। धोबी इच, जिम इच, चॉक इच। 3 नाम यूज कर ली। चलो 3 नेम्स। ओके, आगे बढ़े। टीनिया बार्बी। Barbie is ringworm of the bearded areas. Ringworm of the bearded areas of the face and neck. टीनिया अंगुइयम, जिसको और क्या बोल रहे हैं, ओनिकोमाइकोसिस, दैट इज रिंगवर्म ऑफ द nails, fungal infection of the nails. ओनिकोमाइकोसिस और टीनिया अंगुइयम कहते हैं। समझे? ये फंगल डिजीज खत्म। Let's come on to protozoan diseases. तो
उसमें सबसे पहले ले लेते हैं मलेरिया. मलेरिया मीन्स बैड एयर. caused by plasmodium. वेक्टर फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो, सब जानते हैं. 60 स्पीशीज हैं प्लाज्मोडियम की जो अभी तक डिजीज कॉज कर सकती हैं, लेकिन इसमें से 4 ऐसी स्पीशीज हैं जो मलेरिया कॉज करती हैं ह्यूमंस में. वैसे तो 60 स्पीशीज हैव बीन फाउंड टू कॉज मलेरिया, बट out of this 4 species cause malaria in humans. Only 4. और नाम लिखें: प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेरी, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. So what you can see कि 4 स्पीशीज जो हैं वो मलेरिया कॉज कर रही हैं ह्यूमंस के अंदर. 4 स्पीशीज कॉज मलेरिया इन ह्यूमंस. प्राइमरी होस्ट कौन हुआ? प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमंस डेफिनेटली, and secondary host is female Anopheles mosquito, जो उसका वेक्टर है. Anopheles mosquito की बात कर रहे हैं हम लोग. Talking about Anopheles mosquito. अब क्वेश्चन राइज करता है कि फीमेल एनोफिलीज बाइट क्यों करती है? फीमेल एनोफिलीज इसलिए बाइट करती है क्योंकि उसको ह्यूमन ब्लड प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है फॉर एग लेइंग. एग ले करने के लिए ह्यूमन ब्लड प्रोटीन्स की आवश्यकता है. मनुष्य के ब्लड प्रोटीन्स की आवश्यकता है. ह्यूमन ब्लड प्रोटीन्स की आवश्यकता है. और मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करता. मेल मॉस्किटो डू नॉट बाइट. क्यों? बिकॉज उसके पास ब्लड सकिंग माउथ पार्ट्स नहीं होते. क्योंकि उसके पास ब्लड सकिंग माउथ पार्ट्स नहीं होते. तो फिर वो करता क्या है? तो फिर वो करता क्या है? वो फीड करता है फ्लावर सैप पे. इट इज फीडिंग ऑन द फ्लावर सैप.
फ्लावर सैप पे फीड करता है लेकिन खून पे फीड नहीं करता, वो सैंगिवोरस नहीं होता। इट इज नॉट सैंगिवोरस। इट इज नॉट सैंगिवोरस। सैंगिवोरस का मतलब समझते हो ना? सैंगिवोरस का मैंने पहले मतलब बता रखा है। फीड ऑन ब्लड। फीड ऑन ब्लड। तो फीमेल तो है सैंगिवोरस। रिजर्वायर होस्ट इज मंकीज। रिजर्वायर होस्ट का क्या मतलब है? रिजर्वायर होस्ट का मतलब है जब खूब पड़ती है गर्मी, तो गर्मी के समय जब खूब गर्मी पड़ती है तो गर्मी के समय पॉन्ड्स और जो पानी होता है तालाब के अंदर, या जो हम कहें स्टैग्नेंट वाटर है, कहीं अगर कहीं पे स्टैग्नेंट वाटर है, तालाब का पानी है, तो वो क्या होगा? सूख जाएगा। तो जब वो पानी सूख जाएगा तो मच्छर का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, और मच्छर के एग्जिस्टेंस खत्म होने से प्लाज्मोडियम फिर डिजीज कॉज नहीं कर सकता। प्लाज्मोडियम फिर डिजीज कॉज नहीं कर सकता क्योंकि मच्छर ही नहीं है, उसको स्प्रेड कराने वाला ही कोई नहीं है। तो जब उसको स्प्रेड कराने वाला कोई नहीं है तो फिर कैसे होगा? जब उसको स्प्रेड कराने वाला कोई नहीं है तो फिर कैसे होगा? तो इसलिए क्या होगा? प्लाज्मोडियम अपने आप को सेव कर लेगा। प्लाज्मोडियम अपने आप को सेव कर लेगा कहां पे? अपने आप को सेव कर लेगा इन द monkey. Plasmodium will keep itself safe in the monkeys. Why? Because there is no mosquito to make it spread. उसको स्प्रेड कराने के लिए मच्छर नहीं है। तो फिर उस केस में प्लाज्मोडियम जो है अपने आप को सेव कर लेता है मंकी में। तो इसलिए उसको रिजर्वायर होस्ट कहते हैं। जब खूब सारा पानी जितना भी है, स्टैग्नेंट वाटर, वो अगर इवेपोरेट कर जाता है और मॉस्किटो के ब्रीडिंग ग्राउंड्स खत्म हो जाते हैं, तो उस केस में प्लाज्मोडियम क्योंकि स्प्रेड नहीं हो पाएगा तो वो अपने आप को सेव करेगा मंकी में। और फिर जब बारिश होगी, रेनी सीजन आएगा, फिर मच्छर बनेगा, तो ये मॉस्किटो जाकर के मंकी को जब बाइट करेगा तो प्लाज्मोडियम अपना ले सकता है वापस, और फिर जो है फर्दर वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है किसी मैन को काट के। मॉस्किटो के अंदर साइकिल कंप्लीट होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, मंकी के अंदर कुछ नहीं होता। मैं आपको पहले बता दूं, कोई क्वेश्चन अगर हो सकता है ऐसा। मंकी के अंदर ये 4 स्पीशीज जो मैंने नाम लिखे हैं, ये मलेरिया कॉज नहीं करेंगे। मंकी के अंदर प्लाज्मोडियम कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो उसका रिजर्वायर होस्ट है, अपने आप को बचा के रखेगा, सेव करके रखेगा। वहां पे मंकी के अंदर वो डिजीज कॉज नहीं करेगा।
मनुष्य में इन्फेक्शन कैसे होता है? मनुष्य में इन्फेक्शन होगा काटने से, जब फीमेल मॉस्किटो आकर के बाइट करेगी. When female mosquito will bite the humans, and if the mosquito is infected, then ultimately that mosquito will carry the plasmodium and it will transmit it to the host, that is humans. तो मनुष्य के अंदर कैसे आएगा मनुष्य के अंदर जो स्टेज आती है उसको स्पोरोजोइड कहते हैं. मनुष्य के अंदर जो स्टेज आती है उसको स्पोरोजोइड कहते हैं. तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि इन्फेक्शन इन ह्यूमंस, इन्फेक्शन इन ह्यूमंस जो है वो किससे हो रहा है? द इन्फेक्टिव स्टेज इज स्पोरोजोइट्स. इन्फेक्टिव स्टेज इज स्पोरोजोइट्स, ये जो लिखा है हमने. व्हेन द मॉस्किटो विल बाइट, ultimately it will transmit the sporozoite in the human body. When the mosquito will bite, it will transmit sporozoite, the infective stage, into the human body. और अब मैं साइकिल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं. नाउ आई एम डिस्कसिंग द साइकिल. क्या होता है इसमें? देखो, बहुत ध्यान से देखना. There is a bite of the female Anopheles. ये बाइट हुआ और अब एक इन्फेक्टिव स्टेज जो है वो रिलीज हो रही है इनटू द ह्यूमन बॉडी, दैट इज कॉल्ड स्पोरोजोइड. ये स्पोरोजोइड जो है ये लिवर में पहुंचती है. मैं आपको पहले बता दूं कि जब मॉस्किटो बाइट करती है तो वो सबसे पहले अपना सलाइवा रिलीज करती है. व्हेन मॉस्किटो बाइट्स, it will, what it will do? It will release saliva first of all. और पहले सलाइवा क्यों रिलीज होगा? क्योंकि सलाइवा कंटेन्स एंटी कोएगुलेंट. सलाइवा के अंदर एंटी कोएगुलेंट होता है और जब मॉस्किटो बाइट करती है एंटी कोएगुलेंट सलाइवा रिलीज करेगी तो उसके अंदर एंटी कोएगुलेंट होगा. एंटी कोएगुलेंट का नाम मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है, लेफ्ट में सबसे एक्सट्रीम में, एनोफिलीन. ये एनोफिलीन. Anopheline is an anticoagulant in the saliva. So when the mosquito bites, it will release saliva first of all. Why? Because when it will start sucking the blood of the human, that blood may not clot inside the proboscis. That blood may not clot inside that needle जिससे मच्छर काटती है हमें. क्योंकि अगर ब्लड उसमें क्लॉट कर गया तो फिर वो कुछ पी नहीं पाएगी, कुछ
ऑब्टेन नहीं कर पाएगी, इसलिए सलाइवा रिलीज करती है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। लेकिन पॉइंट क्या है, सलाइवा के अंदर होते हैं इन्फेक्टिव स्टेज, जिसको क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट, जो मैंने ये लिखा हुआ है। ये स्पोरोजोइट जो है, ये जब मनुष्य के अंदर आएगा तो सबसे पहले विद इन हाफ एन आवर बहुत सारे स्पोरोजोइट्स रिलीज होते हैं, कुछ हजार में, अप टू 1000 हो सकते हैं, और ये विद इन हाफ एन आवर पहुंच जाते हैं कहां, लिवर के अंदर। लिवर में ये हेपेटोसाइट्स को जाकर के अटैक करेंगे और वहां पे एक स्टेज बनेगी जिसको हम क्या कह रहे हैं, शाइज़ोंट। और शाइज़ोंट क्या कर रहा है, शाइज़ोगोनी। शाइज़ोंट इज कॉजिंग क्या, शाइज़ोगोनी। और शाइज़ोगोनी के तो मैंने पहले एक बार बताया था, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर में शाइज़ोगोनी क्या होता है, हालांकि मैंने ब्रैकेट में क्या लिख दिया। शाइज़ोगोनी क्या है, व्हाट इज शाइज़ोगोनी? हाँ, मल्टीपल फिशन। हाँ, मल्टीपल फिशन। तो मल्टीपल फिशन जब होता है तो बहुत सारे अंदर बच्चे बन रहे हैं, डॉटर सेल्स, उनको नाम दिया है क्रिप्टोजॉइट्स। मीरोजॉइट कह सकते हो, मीरोजॉइट का ही एक और नाम दे दिया गया है, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोजॉइट। ये पहली साइकिल हो गई लिवर के अंदर। ये पहली साइकिल हो गई है लिवर के अंदर। मैं नंबर 1 दे दिया है और 1 के नीचे एक नाम लिखा है, प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल। प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल। अब ये जो क्रिप्टोजॉइट रिलीज हुए, ये क्या करेंगे, ये दोबारा से लिवर सेल्स को अटैक करेंगे। ये फिर से वही सेल है, दैट इज हेपेटोसाइट। ये वही सेल है और क्रिप्टोजॉइट ने इसको फिर अटैक कर दिया। तो जब इसको अटैक किया तो फिर से क्या होगी, शाइज़ोगोनी। फिर से हुई, क्योंकि फिर से शाइज़ोंट बना, फिर से शाइज़ोगोनी हुई। तो अब
इसको बोल देंगे इन डॉटर सेल्स को मेटाक्रिप्टोजोइड। वी विल कॉल इट मेटाक्रिप्टोजोइड। और साइकिल हो गई है सेकेंड वाली, एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल। दोनों साइकिल कहां हो रही है? हेपेटिक सेल्स में। हेपेटिक सेल्स कहां है? लीवर में। लिवर। लिवर। यानी कि ये जो साइकिल है एक्सो इरिथ्रोसिटिक एंड प्री इरिथ्रोसिटिक दोनों की दोनों जो हैं लिवर में होती। और अब जो ये बच्चे बने हैं मेटाक्रिप्टोजोइड जिनको कह रहे हैं, ये अब ब्लड में अटैक करना शुरू करेंगे। अभी तक तो ये लिवर सेल्स को अटैक कर रहे थे ना, अब ये आरबीसी को अटैक करेंगे। यानी कि सबसे पहले अब ये जो पैरासाइट है वो आरबीसी के अंदर आएगा, मतलब ब्लड को अटैक होगा। अभी तक एज सच कोई ब्लड को अटैक नहीं हुआ था, और अब ब्लड को अटैक होगा। तो आरबीसी के अंदर अब एक जो स्टेजेस आएंगे वो देख लेते हैं। आरबीसी के अंदर सबसे पहली स्टेज आती है ट्रोफोजोइड। एक नाम है आपको याद करना, ट्रोफोजोइड। उसके बाद बनेगा सिग्नेट रिंग, सेकेंड नंबर जो लिखा है। सिग्नेट रिंग क्यों बनेगा? एक्चुअली क्या होता है, जो पैरासाइट होता है यानी कि ट्रोफोजोइड, ये अपने अंदर एक वैक्यूल बना लेता है। इट फॉर्म्स अ वैक्यूल, क्योंकि वो इट विल एब्जॉर्ब द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसीज। The parasite, that is trophozoite, will absorb cytoplasm of RBCs and will form a vacuole, and by which what happens, the nucleus shifts towards one side. The nucleus shifts towards one side, and this stage is now called signet ring stage. Why? Because it appears like a ring. It appears like a ring because न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पे शिफ्ट हो गया और वैक्यूल आ गया। तो हम इसको सिग्नेट रिंग स्टेज बोल रहे हैं। अब सिग्नेट रिंग के बाद थर्ड स्टेज आई, और वो जो स्टेज है अमीबॉइड स्टेज। Amoeboid stage. Amoeboid stage का मतलब यह है कि the stage will become amoeba like.
and it will start feeding on hemoglobin. It will start feeding on hemoglobin, और hemoglobin के दो पार्ट होते हैं ना, hemoglobin में दो भाग होते हैं, तो उसमें जो हीम पार्ट है उसको ये छोड़ देता है और ग्लोबिन पार्ट को कंज्यूम कर लेता है. It consumes the globin part, that is the protein part, and it converts the iron containing part, that is heme part, into toxic substance called hemozoin, जो मैंने लिखा है ब्लैक कलर से लिखा हुआ है hemozoin. ये हीमोजोइन टॉक्सिक है फिलहाल, लेकिन ये अभी अमीबॉइड स्टेज के अंदर बन रहा है बिकॉज ग्लोबिन पार्ट को वो खाता जा रहा है और हीम पार्ट को कन्वर्ट करता जा रहा है हीमोजोइन के अंदर. शफनर नाम के व्यक्ति ने इस स्टेज को स्टेन किया. It was Schaffner who stained this stage and observed that there are certain stained granules in it, and those granules are called Schaffner dots. Those granules are called Schaffner dots. इसको Schaffner dots कहते हैं. ये स्टेज अब बन जाती है शाइजॉन नंबर 4. शाइजॉन करता है फिर से शाइजोगोनी मल्टीपल फिशन, और जो डॉटर सेल्स बनते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मीरोजॉइड्स, मीरोजॉइड ही बन रहे हैं, बस नाम अलग अलग किए हुए. कहीं पे बोल दिया क्रिप्टोजॉइड, कहीं पे बोल दिया मेटाक्रिप्टोजॉइड. कहीं पे बोल दिया क्रिप्टोजॉइड, कहीं पे बोल दिया मेटाक्रिप्टोजॉइड. कहीं पे मीरोजॉइड्स. तो हैं सारी ये मीरोजॉइड्स ही, एक्चुअली नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग है. यहां पे मीरोजॉइड टर्म यूज कर रहे हैं. तो हुआ क्या कि अब ये रोजेट स्टेज बन गई है, क्योंकि सारे के सारे मीरोजॉइड्स इस तरीके से अरेंज हैं जैसे कि गुलदस्ता. जैसे गुलदस्ता होता है बिल्कुल वैसा ही ये है बना हुआ रोजेट. अब आरबीसी बर्स्ट कर जाएगी और मीरोजॉइड्स लिबरेट होंगे. RBC burst and merozoids are liberated.
तो इनके लिबरेट होने से फायदा क्या? फायदा तो खैर क्या इसको ही होना है, प्लाज्मोडियम को, लेकिन साथ में और क्या लिबरेट होगा? हीमोजोइन। और हीमोजोइन जब लिबरेट होता है तब क्या आता है? फीवर। यानी जब जब आरबीसी बर्स्ट होगी, जब जब आरबीसी बर्स्ट होगी तब तब फीवर आएगा। जब जब आरबीसी बर्स्ट होगी तब तब फीवर आएगा। क्यों? क्योंकि उस समय हीमोजोइन भी लिबरेट होगा मीरोजोइट्स के लिबरेशन के साथ और फीवर आएगा। अब ये जो मीरोजोइट्स लिबरेट हुए हैं, ये 5 स्टेज करने के बाद, देखो 5 में 5 का जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है ना, वो जरूर याद रखना। 5 में सीक्वेंस की अगर बात करें तो पहला नंबर 1 दिया है, पहला आया ट्रोफोजोइड, दूसरा आया सिग्नेट रिंग स्टेज, तीसरा है अमीबॉइड स्टेज, चौथा है शाइजोंड और पांचवा है रोजेट स्टेज। ये पांचों की पांचों जो है वो सीक्वेंस में तुम याद करो। इसके बाद जब आरबीसी बर्स्ट होगी और ये मीरोजोइड लिबरेट होंगे तो देखो ये जो मीरोजोइड यहां से लिबरेट हो रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? तो ये जो मीरोजोइड्स लिबरेट हुए हैं ये कर क्या रहे हैं? ये दोबारा से यहां से देखो आरबीसी को अटैक करेंगे। दोबारा से मतलब कि आरबीसी से ही प्रोडक्शन करके निकलें तो अटैक होगा। अब इस साइकिल को मैं क्या बोलूंगा? नंबर 3 बोल दिया मैंने इसको। And that is erythrocytic cycle. Number 3, erythrocytic cycle. Okay. क्योंकि नंबर 1 वाली साइकिल मैंने यहां बोली है प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल, नंबर 2 मैंने यहां बोला है एक्सो इरेथ्रोसिटिक साइकिल, दोनों लिवर में हो रही थी। और अब मैं कह रहा हूं जो आरबीसी के अंदर साइकिल हो रही है उसको हम कह रहे हैं इरेथ्रोसिटिक साइकिल। और जो इस साइकिल के प्रोडक्ट्स हैं दैट इज द मीरोजोइड्स। ये मीरोजोइड्स जो हैं ये अब फिर से आरबीसी को अटैक करने की ओर चले गए। और अब जब आरबीसी पे अटैक होगा तो ये जो 5 नाम मैंने आपको बताए ट्रोफोजोइड,
signet ring, amoeboid, Chizond, rosette, ये फिर से आएंगे। मीरोजोइट क्या दोबारा, जैसे अब ब्लड के अंदर तो हैं ही, तो आरबीसी को तो अटैक कर सकते हैं। क्या ब्लड में ये, ब्लड से ये पहुंच सकते हैं लिवर के अंदर? बिल्कुल। अब मैंने नंबर 4 लिखा हुआ है, नंबर 4। इसका मतलब ये लिवर में ही पहुंच के अटैक कर सकते हैं, और फिर उस साइकिल को क्या नाम देंगे? पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, बिकॉज आरबीसी के बाद की साइकिल है, आफ्टर द आरबीसी। ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जब ये मीरोजोइट आरबीसी पे अटैक कर रहे हैं और फिर से ये साइकिल होगी इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, तो 5 स्टेजेस जो मैंने आपको पढ़ाई, उसके बाद फिर से आरबीसी बर्स्ट करेगी और फीवर आएगा, यानी कि मीरोजोइट्स लिबरेट हो गए ब्लड के अंदर, और ये मीरोजोइट्स फिर किसी आरबीसी पे अटैक करेंगे, फिर से ये साइकिल होगी, फिर बुखार आएगा। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो बुखार का रिपीटिशन है वो इस साइकिल के ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है? Yes, sir. यस सर। तो अगर इस साइकिल का ड्यूरेशन 48 आवर्स का है तो फीवर 3rd डे पे रिपीट होगा, और अगर इस साइकिल का ड्यूरेशन 72 आवर्स है तो फीवर 4th डे पे रिपीट होगा। ऐसा कह सकते हैं। जो तुम लोग मुझे मैसेज करते हो वो यहाँ पे बहुत लेट मुझे रिसीव होते हैं, मतलब ये जो सामने चैट बॉक्स है उसमें बहुत लेट रिसीव हो रहा है, मतलब इनफैक्ट मैं बोलूं बिल्कुल कोई रिसीव ही नहीं हुआ है। मुझे टैब पे तो एक आध मैसेज बस पॉपअप आता हुआ दिखता है, लेकिन मैसेज में लिखा क्या होता है मुझे पता नहीं चलता। और यहाँ जो चैट बॉक्स है इस साइड में, जैसे जूम पे था तो वो तो ऑटोमेटिकली आई कैन सी कि क्या लिखा किसी ने क्या पूछा, लेकिन यहाँ पे जो साइड में चैट बॉक्स मेरा ओपन है उसमें एक भी मैसेज तुम लोगों का नहीं है। सिर्फ अंशिका शर्मा का एक यस सर लिखा हुआ है जो मुझे दिख रहा है, बाकी कोई भी मैसेज यहाँ मुझे रिसीव नहीं हुआ है। मे बी शायद थोड़ा सा टेक्निकल स्लो डाउन होगा। Now what happens, as we all know that merozoites are attacking RBC, and again this erythrocytic cycle is taking place, and again the fever will be observed when this cycle completes. At the same time, some merozoites,
when they attack the RBC, maybe what happens sometimes ये हमेशा ही ऐसा है कि जब मीरोसोइट्स अटैक करेंगे आरबीसी को तो डेफिनेटली साइकिल तो होनी चाहिए, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, लेकिन at the same time they are converting into gametocytes. इसे एक नाम लिखा है ये मैक्रोगैमेटोसाइट, और एक नाम ऊपर है दैट इज माइक्रोगैमेटोसाइट. So I want to say, when merozoites attack RBC, what happens? Either the erythrocytic cycle will take place, or they will convert into gametocyte. Macro means female, micro means male. और ये गैमेटोसाइट जो हैं, अब इनको कौन ले जा सकता है? That is मॉस्कीटो. मॉस्कीटो आएगी, बाइट करेगी, ब्लड पिएगी, तो जब ब्लड पिएगी तो उसके ब्लड मील के अंदर गैमेटोसाइट हो सकता है, और अब गैमीट में मॉस्कीटो के अंदर बनेगा. यानी कि जो सेक्सुअल साइकिल है वो मॉस्कीटो के अंदर होगी, और अभी जो ह्यूमंस के अंदर हो रही थी शाइजोगोनी, वो तो एसेक्सुअल साइकिल है, मल्टीपल फिशन. समझे? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि गैमेटोसाइट फीमेल एनोफिलीस के अंदर जब आएगा तो उसका बेस्ट टाइम जो है, मतलब कि ऐसा कौन सा बेस्ट टाइम है जब गैमेटोसाइट रिसीव होगा मॉस्कीटो के? जब उसको फीवर होगा, हीट कर रही हो, मलेरिया हो रखा हो. अभी फीवर होगा वाला जवाब किसने दिया?
किसने दिया था वो आंसर? मैंने राणा ने दिया। राणा ने दिया। राणा, ये फीवर के टाइम पे तुमने कह दिया मुझे कि गैमेटोसाइट के मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, हाँ? ऐसे ही कहा? यस सर, यस सर, क्यों क्यों ज्यादा है? क्योंकि उस समय आरबीसी बर्स्ट हो जाएगा और कुछ आरबी कुछ साइकिल दोबारा रिपीट भी हो सकता है और गैमिट फॉर्मेशन भी हो सकता है, इसलिए। ये गैमीट फॉर्मेशन नहीं, गैमेटोसाइट फॉर्मेशन। यस सर। हाँ, क्योंकि गैमेटोसाइट बनता है मनुष्य के अंदर, गैमीट तो मॉस्किटो में बनेगा। तो बिल्कुल सही कहा है राणा ने कि द फेवरेबल टाइम of obtaining gametosite by the favorable time of obtaining gametosite by the mosquito is at the time of fever. फीवर के दौरान ऐसा हो सकता है क्योंकि फीवर के दौरान ही आरबीसी बर्स्ट कर रही है, मीरोजॉइड लिबरेट हो रहे हैं और वो आरबीसी के अंदर एंटर करके वो गैमेटोसाइट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग गैमेटोसाइट बुखार के समय, और बुखार आने का समय यूजुअली शाम का, जब रात अप्रोच कर रही है, संध्या का समय, उस समय बुखार आता है मलेरिया के अंदर। क्यों? क्योंकि प्लाज्मोडियम ने अपने अंदर एक ऐसी साइकिल एडजस्ट करी हुई है कि जब मच्छर अवेलेबल हो, मैं उसी समय ब्लड में मनुष्य के अपीयर हो जाऊं ताकि मच्छर मुझे ले जाए और सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करे। तो ये एक साइकिल, ये एक पीरियोडिसिटी, ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक प्लाज्मोडियम ने अपने अंदर बना रखी है कि गैमेटोसाइट्स विल अपीयर इन द ब्लड ड्यूरिंग नाइट ओनली। व्हाई? बिकॉज मॉस्किटो इज अवेलेबल ड्यूरिंग नाइट। दो टर्म्स हैं, प्री पेटेंट पीरियड एंड इंक्यूबेशन पीरियड। तो आई होप आप सब जानते हो कि प्री पेटेंट पीरियड इज द, नहीं जानते हो। मतलब कि इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन होने के बाद कितने टाइम बाद, इन्फेक्शन होने के कितने टाइम बाद पैरासाइट सबसे पहले आया ब्लड में। तो तुमने देखा कि जब इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन का मतलब क्या है? बाइट। इन्फेक्शन का क्या मतलब है? बाइट ऑफ द फीमेल एनोफिलीस है ना। स्पोरोजोइड की जो एंट्री, हम उसकी बात कर रहे हैं।
Entry of sporozoid. स्पोरोजोइड की एंट्री से लेकर के सबसे पहले उसका अपीयरेंस ब्लड में, यानी कि जब आरबीसी पे अटैक हुआ था तब तक का जो समय है उसको प्री पेटेंट पीरियड कहते हैं, और ये लगभग 8 दिन होता है वाइवैक्स में। incubation period is that period in which इन्फेक्शन से सिम्टम तक के समय को, पहले सिम्टम, the duration between the infection and the appearance of first symptom, पहला सिम्टम। सिम्टम क्या होता है यहाँ पे? मलेरिया का तो एक ही सिम्टम है, दैट इज फीवर, है ना। ये कुछ हमने ना डेज लिखे हुए हैं इंक्यूबेशन पीरियड के। वाइवैक्स और ओवेल के अंदर 14 डेज के बाद सिम्टम आते हैं, जब सिम्टम मतलब बुखार आता है जब इन्फेक्शन होने के 14 दिन के बाद। मलेरिया में सबसे ज्यादा दिन लगते हैं, दैट इज 30 डेज, और सबसे कम समय लगता है फैल्सीपेरम में 12 दिन। ये याद करना पड़ेगा। सबसे कम वाला पूछे फैल्सीपेरम, सबसे ज्यादा वाला पूछे मलेरिया। ये जो एरिथ्रोसिटिक साइकिल है उसके लिए एक और नाम यूज करते हैं, साइकिल ऑफ गोल्जी। Cycle of Golgi is also called or you can say erythrocytic cycle is also called cycle of Golgi। 3 स्पीशीज में मैं आपको बता रहा हूं कि ये 48 आवर्स की है इंक्यूबेशन पीरियड। तो फीवर कब रिपीट होगा? 48 आवर्स की है साइकिल ऑफ गोल्जी, सॉरी नॉट इंक्यूबेशन, 48 आवर्स का साइकिल ऑफ गोल्जी है, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल है। तो फीवर हर 3rd डे पे रिपीट होगा, और इस टाइप के फीवर को कहते हैं टर्शियन मलेरिया। सेवेंटी 2 आवर्स की साइकिल है किसके अंदर? मलेरिया के अंदर। तो वहां पे 4th डे पे फीवर रिपीट होता है, उसको बोलते हैं क्वार्टर मलेरिया। मच्छर के अंदर जो साइकिल है,
मॉस्किटो के अंदर वो देखते हैं। तो मैंने कहा कि जब मॉस्किटो ने बाइट किया तो उसने जो स्टेज ली वो गैमेटोसाइट स्टेज की हम बात कर रहे हैं। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जब मच्छर बाइट करती है और अपना ब्लड मील लेती है तो गैमेटोसाइट उसके स्टमक में जाए तो मान लीजिए कि अगर गैमेटोसाइट नहीं गया, अमीबॉइड स्टेज चली गई, जो पहले मैंने पढ़ाई थी वो भी आरबीसी के अंदर ही अमीबॉइड स्टेज, तो फिर आगे डेवलपमेंट कैसे होगा अमीबॉइड स्टेज का मच्छर के अंदर? Any answers? एसेक्सुअल होगा। सॉरी, एसेक्सुअल होगा। नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हो? एसेक्सुअल होगा। एसेक्सुअल होगा मॉस्किटो के अंदर। ऐसा कहना चाह रहे हो? यस सर। लेकिन अब सामने तो मैंने लिखा हुआ है सेक्सुअल साइकिल इन मॉस्किटो, वो भी देख रहे हो लिखा हुआ है। सर होम। अरे जो हेडिंग दी है वो क्या लिखी है? सेक्सुअल साइकिल इन मॉस्किटो नहीं लिखा? अरे सेक्सुअल साइकिल जो है, किसकी सेक्सुअल साइकिल की बात कर रहा हूं? मच्छर के खुद की या प्लाज्मोडियम की या मनुष्य की? प्लाज्मोडियम की। हाँ, तो प्लाज्मोडियम की बात कर रहा हूँ ना। तो फिर जब मैंने कहा कि अगर मच्छर ने मान लीजिए गैमेटोसाइट के अलावा कोई और स्टेज ले ली, जैसे मान लो कि उसने अमीबॉइड ले ली या सिग्नेट रिंग ले ली या ट्रोफोजॉइट वाली स्टेज वो पी गई, क्योंकि उसके प्रोबोसिस में कोई फिल्टर तो लगा नहीं है कि फिल्टर करके गैमेटोसाइट लेगी कि गैमेटोसाइट ही गैमेटोसाइट बस मेरे शरीर में है और कुछ ना है। क्या ऐसा हो सकता है? तो मैं बता देता हूं कि किसी का जवाब नहीं आया तो, अगर वो कोई और स्टेज मच्छर ले जाता है, अमीबॉइड ले जाएगा या सिग्नेट रिंग ले जाए या ट्रोफोजॉइड ले जाए या रोजेट वाला ले जाए, तो ये सब स्टेजेस जो हैं वो मच्छर में जाकर के डेवलप नहीं करती हैं, दे बिकम डाइजेस्ट, वो डाइजेस्ट हो जाती हैं। जो स्टेज डेवलप करेगी मॉस्किटो के अंदर वो सिर्फ एक ही स्टेज है, दैट इज गैमेटोसाइट। इसके अलावा कोई भी स्टेज होगी तो वो डाइजेस्ट कर जाएगी। चलो ठीक है, तुम्हें क्लियर हो गया कि अब सिर्फ गैमेटोसाइट ही डेवलप करेगा मच्छर के अंदर और कोई नहीं करेगा। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, इस मॉस्किटो लिखा हुआ है ना, एनोफिलीस। इस एनोफिलीस के अलावा अगर हमारे पास दूसरे मॉस्किटोज हों, जैसे क्यूलेक्स है, एडीज है, और वो भी काटते हैं मनुष्य को, और समझ लीजिए कि वो गैमेटोसाइट ले गया अपने लिए, सपोज गैमेटोसाइट उन्होंने ब्लड ऑब्टेन किया और गैमेटोसाइट स्टेज में एंटर कर गई, एडीज में, क्यूलेक्स में,
तो अब इन मच्छरों के अंदर गैमेटोसाइट का क्या होगा? Any answers? कोई आंसर नहीं है। अगर ये जो स्टेजेस हैं, अगर ये जो गैमेटोसाइट स्टेज है, इफ इट इज ऑब्टेन्ड बाय एनी अदर स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो लाइक एडीज और क्यूलिक्स, देन व्हाट विल हैपन? Then these gametocyte stage will be digested in them. क्या हुआ? बोलो पल। मैं तो वही बोलने जा रहा था कि उनके अंदर डेवलप नहीं होगा। हाँ, मतलब वो that will become digested. तो सिर्फ एक ही स्टेज डेवलप होगी इनसाइड द एनोफिलीज एंड दैट इज गैमेटोसाइट। ये कॉन्फ्यूजन निकला। तो माइक्रोगैमेटोसाइट जो है, जिसको आपने मेल बोला हुआ है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है माइटोसिस से और 6 to 8 न्यूक्लियाई बनाता है। और ये न्यूक्लियाई जो होते हैं ये जाके अरेंज हो जाते हैं एट दी पेरिफेरी। पेरिफेरी पे अरेंज हो गए, यहाँ अरेंज हो गए। पेरिफेरी तो आप सब समझते ही हो, है ना? At the periphery, at the circumference, these nuclei get accumulated, and how they are formed? They are formed through mitosis. और फिर क्या होता है कि इन न्यूक्लियाई के अराउंड साइटोप्लाज्म फ्लैजला लाइक मैनर में डेवलप कर जाता है। साइटोप्लाज्म फ्लैजला लाइक मैनर में डेवलप कर जाता है। तभी इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? तभी इस प्रोसेस को बोल रहे हैं एक्सफ्लैजिलेशन, क्योंकि यहां पे फ्लैजला लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं अराउंड द न्यूक्लियाई, पेरिफेरल न्यूक्लियाई। The cytoplasm arranges in a flagella-like manner, and the process is called exflagellation. और गैमीट बन रहा है जी। ये जो 6 to 8 न्यूक्लियाई अरेंज हुए हैं, ये एक एक करके यहां से जब निकलेंगे तो ये मेल गैमीट है, यानी कि 6 to 8 मेल गैमीट अब ये पिंच ऑफ कर जाएंगे यहां से। तो गैमीट बनने की प्रक्रिया को क्या बोल रहे हो? गैमोगोनी। गैमोगोनी। Gamogony is gamete formation. Gamete formation takes place inside mosquito. Gamete formation takes place inside female Anopheles mosquito और कहाँ पे? In the gut. Gut मतलब कहाँ? Stomach या intestine. तो ये जो फंक्शन हो रहा है,
क्या है? कौन है? क्या हुआ? कोई डाउट है? So gamogony is the formation of gamete. अभी मैंने मेल गैमीट की बात की, अभी फीमेल गैमीट बाकी है. फीमेल गैमीट कौन सा है? मैक्रोगैमेटोसाइट. मैक्रोगैमेटोसाइट. और मैक्रोगैमेटोसाइट ये भी माइटोसिस कर रहा है. और माइटोसिस करके क्या बन रहा है? एक फीमेल गैमीट और साथ में एक छोटी सी पोलर बॉडी बन रही है. हो ये भी माइटोसिस से ही रहा है. गैमीट जब माइटोसिस से बनते हैं तो ऑर्गेनिज्म कैसा होता है? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? गैमीट जब माइटोसिस से बनते हैं तो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो हैप्लॉइड होता है. हैप्लॉइड इंडिविजुअल फ्रॉम गैमीट्स थ्रू माइटोसिस. हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स फॉर्म गैमीट्स थ्रू माइटोसिस. तो अब यहां पे फीमेल गैमीट बन गया. बनने की प्रक्रिया को वही बोलना है, गैमोगोनी, और कुछ नहीं है. और फिर फीमेल गैमीट अपने पास एक कोन ऑफ रिसेप्शन डेवलप करता है. कोन ऑफ रिसेप्शन इज डेवलप्ड. कोन ऑफ रिसेप्शन इज डेवलप्ड. जैसे हमने पढ़ा था ह्यूमंस के अंदर भी ऐसे होता है, कोन ऑफ रिसेप्शन बनता है जिसमें मेल गैमीट रिसीव होता है. और फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? इन द स्टमक ओनली. मैंने यहां पे दोबारा लिख दिया था, इंटेस्टाइन, स्टमक या गट, कुछ भी कह लो. तो फर्टिलाइजेशन के बाद अब जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा? वो तो डिप्लॉइड ही होगा ऑब्वियसली. जाइगोट तो डिप्लॉइड ही होगा. अच्छा, एक खास बात है, जो जाइगोट होता है थोड़ा सा इलोंगेट कर जाता है. और इलोंगेट करते इसका नाम चेंज हो जाता है. इसको क्या बोलते हैं? ऊकाइनीट. ये ऊकाइनीट एक इलोंगेटेड मोटाइल जाइगोट है. मोटाइल जाइगोट. क्वेश्चन आता है मोटाइल जाइगोट इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ. द आंसर इज प्लाज्मोडियम. ये इलोंगेटेड मोटाइल जाइगोट है जो क्या करता है? इट विल पेनिट्रेट द स्टमक वॉल या गट वॉल. पेनिट्रेट्स द स्टमक वॉल और फिर अपने चारों ओर एक सिस्ट बन जाएगी उसकी. अ सिस्ट विल बी फॉर्म्ड. तो अब इसका नाम पड़ जाएगा oocyst. और अंदर तो न्यूक्लियस वैसा ही है, डिप्लॉइड.
और डिप्लॉयड न्यूक्लियस यहां पे क्या कर रहा है, पहले कर रहा है मियोसिस, बाद में कर रहा है माइटोसिस। तो जाइगोटिक मियोसिस तुम लोगों ने पढ़ी होगी, जिसमें पहले जाइगोट मियोसिस कर लेता है ना, और फिर बाद में क्या हो रही, माइटोसिस। तो अब यहां से क्लियर हो जाएगा कि जो बच्चे बनेंगे वो कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड। इन बच्चों को जो अंदर बन रहे हैं उनको नाम क्या देना है, स्पोरोजोइट्स बन रहे हैं अंदर। और ये वही स्पोरोजोइट्स है जो अभी तुमको मैंने बताया था कि जब मच्छर काटती है तो स्पोरोजोइट लिबरेट कर देती है ह्यूमन ब्लड के अंदर। ये जितना भी हुआ जाइगोटिक मियोसिस और उसके बाद फिर माइटोसिस, तो बहुत सारे जो ये बच्चे बने ना, इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं स्पोरोगोनी। तो ऊपर एक पड़ी थी गैमोगोनी, और नीचे पढ़ रहे हैं स्पोरोगोनी। दोनों कहां हो रही हैं, फीमेल एनोफिलीज के अंदर। अब ये सिस्ट ब्रेक हो जाती है, द सिस्ट ब्रेक्स, और ये स्पोरोजोइड जो हैं फिर बाहर रिलीज हो जाते हैं। अच्छा, बाहर तो अब स्टमक के बाहर क्या है, सारा का सारा हीमोसील है, बिकॉज हम जानते हैं कि आर्थ्रोपोडा के पास सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। आई होप सभी को याद है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होने से ये स्पोरोजोइड्स कहां जा रहे हैं, हीमोसील में। और फिर हीमोसील से कहां पहुंचेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स में, और फिर ये सलाइवा में आ जाएंगे। और जब फीमेल एनोफिलीज बाइट करेगी, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स में आ गए हैं, तो जब फीमेल एनोफिलीज बाइट करेगी तो ये सलाइवा से निकल के कहां पहुंचेंगे, लीवर में। हाँ पहले तो ब्लड, पहले तो ब्लड, हाँ ठीक है, सही है। तो यहां पे मैंने यही ड्रॉ किया था
कि जो गैमेटोसाइट्स हैं वो मॉस्किटो के गट में आए, और फिर उसके गट में गैमीट्स बनेंगे, और फिर क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन, और फिर बाद में स्पोरोजोइड्स बने, स्पोरोगोनी, गैमोगोनी, स्पोरोगोनी, और फिर ये फाइनली कहां पहुंचे? सलाइवरी ग्लैंड्स में। और फिर जब फीमेल एनोफिलीज ने बाइट किया तो स्पोरोजोइड्स एंटर्ड द ह्यूमन बॉडी। तो सेक्सुअल साइकिल, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, fertilization and sporozoid development all takes place inside the female Anopheles mosquito, and schizogony, that is multiple fission, takes place in the liver and RBC of humans. Gametocyte formation takes place in humans. Gametocyte formation takes place in humans. दैट मीन्स कि गैमोगोनी जो है वो स्टार्ट हो जाती है ह्यूमंस में, लेकिन कंप्लीट कहां होती है? फीमेल एनोफिलीज के अंदर। इट स्टार्ट्स इन ह्यूमंस, क्योंकि जो गैमीट मदर सेल है यानी कि गैमेटोसाइट, वो तो मनुष्य में बन गया। तो आई मीन टू से कि इट स्टार्ट्स इन द ह्यूमंस but it completes in the female Anopheles mosquito. कोई डाउट? डाउट है किसी को? ये जो सिस्ट बनती है ना, ये दो सिक्रीशन के दो चीजों के सिक्रीशन के कंट्रीब्यूशन से बनती है। एक तो हो गया आपका स्टमक वॉल, और एक हो गया आपका सिक्रीशन ऑफ जाइगोट। तो दो चीजों से ये सिस्ट बनती है। तो आज इतना ही हो पाएगा। कोई डाउट है किसी को तो पूछो।
Ankurpal, any doubts? No, sir. Ankurpal, out of these 4 species, which species is the most dangerous? Which species of Plasmodium is most dangerous? falciparum. Plasmodium falciparum. अच्छा, करेक्ट, सही है. फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? अभी तो पढ़ाया ही नहीं. दवाई देते हैं, क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन, क्विनीन. नेक्स्ट टर्म पे पढ़ाऊंगा. रन अंकुर. ठीक है, then that's all for today's class.